वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 16। रात का वक्त। आयना इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी पर्व से बात कर रही थी। इस वक्त वो बहुत खुशी के साथ पर्व के साथ बिजी थी। तभी विप्लव उसके कमरे में आकर बोला, आयना मैम। ये सुनते ही आयना ने मुड़कर विप्लव को देखा। वो अचानक से बोली, पर्व बेटा, अब हम कल बात करेंगे, आपको सुबह स्कूल भी जाना है ना। ये सुनते ही पर्व का चेहरा एकदम से उतर गया। वो धीमी सी आवाज में बोला, अब आप मुझसे बात नहीं करोगी। आयना जल्दी से बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आयना आंटी आपसे बात करेगी, पर अभी रात हो चुकी है और आपको सोना भी है ना। कल सुबह मेरा पर्व स्कूल जाएगा और फिर वापस आकर मुझसे बात करेगा, है ना। पर्व धीरे से बोला, ओके। आयना कुछ पल रुककर बोली, आई लव यू बेटा, तुम्हें पता है ना आयना आंटी तुम्हें खुद कॉल करके बात करेगी। उसकी बात सुन पर्व एकदम से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद आयना ने कॉल कट कर दिया था। आयना विप्लव को देखकर बोली, क्या हुआ, ऐसे मेरे बेडरूम में तुम आते नहीं हो, सब कुछ ठीक है। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, पहले आप मेरे साथ आकर बैठो। बोलकर उसने आयना का हाथ पकड़ा और उसने उसे सीधे अंदर लाकर बेड पर बैठा दिया। आयना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। विप्लव उसके सामने पंजों के बल बैठकर बोला, होम फॉर ऑल ऑर्फनेज। आयना कुछ पल रुककर बोली, मतलब। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, उस नर्स से बात की मैंने आयना मैम, और आपका बच्चा, आपका बेटा, वो नर्स उसे ऑर्फनेज में छोड़कर आई थी। आयना ने कुछ पल विप्लव को देखा। उसे खुद पता नहीं चला कि कैसे बस उसकी आंख से आंसू बह निकले। विप्लव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बहुत जल्द आपके बच्चे तक पहुँच जाएंगे। आई प्रॉमिस आयना मैम, आपका बच्चा आपके हाथ में होगा और ये मेरा वादा है, विप्लव रहेजा का वादा है आपसे। आयना धीमी सी आवाज में बोली, लेकिन विप्लव, मेरा बेबी, मेरा बेटा जो पैदा हुआ था, वो ऑर्फनेज में कैसे ट्रीट करते होंगे वहां पर लोग उसे उसे ढंग से दूध नहीं मिलता होगा, उसे कोई प्यार से सुलाता भी होगा या नहीं, कैसे रहता होगा वो और अभी क्या कर रहा होगा। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मैम वो सब कुछ कल पता चलेगा, हम दोनों कल ही उस ऑर्फनेज में जाएंगे, ओके। आयना धीरे से बोली, आई जस्ट वॉन्ट माई बेबी बैक, किसी भी कीमत पर मुझे बस मेरे बच्चे से मतलब है, प्लीज। विप्लव उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मिल जाएगा, आपने सुना है ना मैम, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। ये तो आपका बेबी है, आपका खुद का अंश है, आपको जरूर मिलेगा। उसकी बात का आयना कोई जवाब नहीं दे पाई। अगली सुबह सरकार विला में पर्व डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वो सैंडविच खा रहा था। वही माधुरी उसका लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रख रही थी। तभी पूर्वांश वहां पर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। माधुरी उसे देखकर बोली, सरकार कॉफी या फिर ब्रेकफास्ट। पूर्वांश अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, कॉफी। ये सुनते ही माधुरी तुरंत वहां से कॉफी लेने के लिए चली गई। पर्व ने एक बार पूर्वांश की तरफ देखा और फिर उसने अपना स्कूल बैग पूर्वांश से दूर करके दूसरी चेयर पर रख लिया। उसकी इस हरकत को पूर्वांश ने नोटिस कर लिया था। वो पर्व को देखकर बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे स्कूल बैग में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। उसके बाद का पर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी सैंडविच खाते हुए उसे देख रहा था। पूर्वांश धीरे से बोला, पता नहीं कैसा बच्चा है, बोलना नहीं आता इसे। तभी पर्व एकदम से खड़ा हुआ और वो अपना हाथ झाड़ते हुए बैग उठाने लगा। पूर्वांश तेज आवाज में बोला, वॉश योर हैंड्स, उसके बाद बैग को छुओगी तुम। उसकी बात सुनते ही पर्व के हाथ एकदम से रुक गए। उसने एक नज़र पूर्वांश को देखा और फिर सीधे किचन की तरफ भाग गया। तभी माधुरी बाहर आकर बोली, सरकार आपने पर्व को कुछ कहा क्या। पूर्वांश एक नज़र उसे देखकर बोला, माधुरी तुम्हारा काम उसका ध्यान रखने का है, उसकी बॉडीगार्ड बनकर मेरे सर पर नाचने का नहीं है। माधुरी सर झुकाकर बोली, सॉरी सरकार। बोलकर उसने चुपचाप कॉफी मग टेबल पर रखा। पूर्वांश अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। उसे इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो एक नज़र पर्व को ढंग से देखे भी फर्क नहीं पड़ता था शायद। तभी पर्व वहां पर आया और वो माधुरी को देखने लगा। माधुरी उसे उसका स्कूल बैग देकर बोली, चले स्कूल। ये सुनते ही पर्व ने सर हिला दिया, पर वो अभी भी कुछ नहीं बोला। माधुरी ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पूर्वांश तेज आवाज में बोला, माधुरी। उसके इतना कहते माधुरी ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा। पूर्वांश एक नज़र पर्व को देखकर बोला, गूंगा है क्या ये। माधुरी जल्दी से बोली, नहीं सरकार। बोलता है वो, बस मतलब। इससे आगे माधुरी को समझ में नहीं आया था कि आखिर वो बोले क्या। अब वो कैसे बताती पूर्वांश को कि पर्व उसके सामने नहीं बोलता,
क्योंकि एक हादसे की वजह से वो पूर्वांश के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहता। पूर्वांश अभी भी माधुरी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। माधुरी जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी पूर्वांश का फोन बजा। वो अपना कॉल पिक करते हुए बोला, लेकर जाओ इसे यहाँ से। ये सुनते ही माधुरी ने पर्व का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद माधुरी और पर्व गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर स्कूल की तरफ जा रहा था। माधुरी पर्व को देखकर बोली, आज तो बच गए, पर अगर कल से सरकार ने यही सवाल किया तो। पर्व ने एक नज़र उन्हें देखकर बोला, मुझे नहीं पता माधुरी आंटी, मैं कभी भी डैड के सामने नहीं बोलूंगा। माधुरी गहरी सांस लेकर बोली, बेटा वो बात पुरानी हो चुकी है। पर्व उसे देखकर बोला, कुछ भी पुराना नहीं हुआ है माधुरी आंटी, मुझे याद है आप नहीं थी उस दिन। मुझे रात को डर लग रहा था, अकेले में डैडी के पास गया था कि मुझे उनके साथ सोना है। रात को मैंने जोर से चिल्ला दिया तो उन्होंने ये बोल दिया कि उनको मेरी आवाज़ ही नहीं सुननी, उन्हें मेरी आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, मैंने आज तक नहीं बोला, मैं आगे भी नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। माधुरी उसे अपने सीने से लगा कर बोली, अच्छा बेटा शांत मत बोलना, ओके, बस शांत। उसकी बात सुन पर्व ने कसकर माधुरी को हक कर लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। छोटा सा बच्चा था, दिमाग और दिल पर कई चीजें असर करती थी। माधुरी समझती थी इस चीज को, क्योंकि वो उसके साथ 24 घंटे रहती थी। क्योंकि पर्व नॉर्मल नहीं है, वो दिखने में नॉर्मल है, लेकिन मेंटली वो थोड़ा सफ़र कर रहा है। उसे इमोशनली, मेंटली अपने माँ बाप की ज़रूरत है। माँ तो है नहीं, और बाप तो उसे एक नज़र अपने बच्चों की नज़र से भी ना देखे। होम फॉर ऑल ऑर्फनेज। आयना और विप्लव इसी ऑर्फनेज के सामने खड़े थे। आयना विप्लव का हाथ पकड़कर बोली, बहुत अजीब सा लग रहा है। विप्लव उसे देखकर बोल, डोंट वरी मैम, मैं हूँ आपके साथ। बोलकर उसने आयना के कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर अंदर चला गया। अंदर आते ही आयना चारों तरफ देखने लगी। गार्डन में बच्चे खेल रहे थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये देखते ही उसने एक राहत के सांस ली, इस उम्मीद से कि शायद उसका बच्चा परेशान ना हुआ हो, शायद उसका बच्चा बेशक उससे दूर था पर थोड़ा खुश रहा हो। थोड़ी देर बाद विप्लव और आयना, वो दोनों ही ऑफिस में बैठे हुए थे। मिस अग्रवाल, यानी कि उस ऑर्फनेज की इकलौती मालकिन, वो आयना को देखकर बोली, मिस कपूर, जिस बच्चे की बात आप कर रही है, उस बच्चे को 4 साल पहले ही किसी ने अडॉप्ट किया था। आयना हैरानी से बोली, व्हाट? बोलते हुए एकदम से खड़ी हो गई। विप्लव खड़ा होकर बोला, मैम जस्ट रिलैक्स हो आप। आयना एक नज़र उसे देखकर बोली, ऐसे कैसे रिलैक्स हो जाऊं? इन्होंने मेरा बच्चा किसी और को उठाकर दे दिया, ऐसा कैसे कर सकती है ये? विप्लव कुछ कह पाता कि तभी मिस अग्रवाल बोली, मिस कपूर, बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, ऑर्फनेज में बच्चे रहते हैं तब तक जब तक उन्हें कोई अडॉप्ट ना करे, और अगर कोई अडॉप्ट करेगा तो हम बच्चे उन्हें देंगे। अगर इतनी ही फिक्र थी तो आप पहले क्यों नहीं आई अपने बच्चे के लिए? मिस अग्रवाल के इस सवाल का जवाब आयना के पास था ही नहीं। क्या बोलती वो कि उसे पता ही नहीं था कि उसका बच्चा जिंदा है। वो तो ये सोचकर बैठी थी कि वो दुनिया से जा चुका है। उन दोनों को शांत देखकर मिस अग्रवाल फिर से बोली, अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं डिटेल्स आप लोगों को दूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसे किसी को भी डिटेल उठाकर नहीं दे सकती। आयना धीरे से बोली, मिस अग्रवाल प्लीज़ मुझे इतना बता दीजिए ना कि उसे अडॉप्ट किसने किया, प्लीज़। मिस अग्रवाल बिना किसी भाव के बोली, सॉरी मिस कपूर, पर अगर मैंने ऐसा किया तो फिर आपके जैसे और भी लोग आ जाएंगे। मैं सबको डिटेल्स नहीं दे सकती। उस फैमिली का भी सवाल है और उस फैमिली के साथ रह रहे उस बच्चे का भी, जो अब खुश होगा। इसके आगे आयना कुछ बोल ही नहीं पाए। विप्लव ने आयना का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर तुरंत वहां से निकल गया। ऑर्फनेज से बाहर आते ही आयना धीरे से बोली, आई वॉन्ट माई बेबी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे नहीं पता किसी के बारे में कुछ भी। आई एम सेल्फिश, मैं बहुत बड़ी सेल्फिश इंसान हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो प्लीज़। विप्लव उसे अपने सीने से लगा कर बोला, रिलैक्स मैडम, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? आप पहले शांत हो जाए। आयना रोते हुए बोली, मैं कैसे शांत हो जाऊं? नहीं हो रहा मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं उसके लिए इंडिया वापस आई हूँ। अगर मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? और अब तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि। विप्लव बीच में बोला, शट अप मैडम, दिमाग खराब है आपका, मरने की बातें भी करनी है। उसकी बात सुन आयना कुछ नहीं बोल पाए। वो उसके सीने से लगी हुई चुपचाप रो रही थी। वो दोनों वही अपनी गाड़ी के पास किनारे पर थे। इधर एक तरफ से गाड़ियां वहां से होते हुए जा रही थी। उन दोनों को कई लोग देख भी रहे थे।
नोटिस भी कर रहे थे, पर उन्हें इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर पूर्वांश अपनी गाड़ी में था। ड्राइवर इस ऑर्फनेज के सामने से गाड़ी निकाल रहा था। तभी पूर्वांश की नज़र सीधे आयना और विप्लव की तरफ चली गई। पूर्वांश धीमी सी आवाज में बोला, ग्रेट सीन। बोलते हुए उसकी नज़र आयना के चेहरे की तरफ थी, जो कि बुरी तरह रो रही थी। पूर्वांश की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में आयना और विप्लव घूम रहे थे। उसने सीधे मल्हार को कॉल किया और कॉल पिक होते बोला, आयना कपूर का असिस्टेंट विप्लव। पता करना जरा इस लड़के के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके पैदा होने से लेकर के कल तक, जब तक ये मरेगा तब तक की भी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। पूर्वांश धीमी सी आवाज में बोला, व्हाट यू आर डूइंग मून फेस। मेरे बदले पूरे नहीं हो रहे और तुम अपनी सजा बढ़ाती जा रही हो। वेरी बैड, बहुत गलत हरकत है ये। बोलकर वो एकदम से हंस दिया। इधर आयना पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और विप्लव गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आयना का पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। विप्लव को समझ में नहीं आता कि आखिर वो अभी आयना को बोले तो बोले क्या। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी बांद्रा उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। आयना धीमी सी आवाज में बोली, ऑर्फनेज रात को बंद हो जाएगा ना। विप्लव कंफ्यूजन से बोला, मतलब। आयना उसे देखकर बोली, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। वो मिस अग्रवाल रात भर तो ऑर्फनेज में रहेगी नहीं, उसका खुद का घर तो है ना। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, है तो। पर आप। आयना बीच में बोली, रात को घुसपैठियों वाली हरकत करनी है मुझे, कभी की नहीं है। लाइफ में एडवेंचर करने हैं तो फिर यही सही, इतना तो बनता है। विप्लव हैरानी से बोला, मैडम आपके हाथ में चोट लगी हुई है, अगर ये काम करना भी होगा तो मैं करूँगा, आप नहीं करोगी। आयना बिना किसी भाव के बोली। अपने बच्चे तक पहुँचने के लिए आयना कपूर चोट को भी इग्नोर करके कुछ भी कर जाएगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। विप्लव बस उसे जाते देखते रह गया। एपिसोड 17। आयना इस वक्त ऑर्फनेज के सामने लगे हुए पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। वो सारी लाइट्स ऑफ होने का इंतजार कर रही थी। वही उसके साथ विप्लव भी था। विप्लव धीरे से बोला, ये काम मैं कर सकता था, आपको मेरे साथ आने की। आयना बीच में बोली, विप्लव रहे जा, अगर एक बार तुमने बकवास की न तो तुम्हें वापस भेज रही हूं मैं। विप्लव जल्दी से बोला, मैं नहीं जा रहा। ये सुनते ही आयना ने एक नज़र उसे देखा और वो वापस ऑर्फनेज की तरफ देखने लगी। करीब 10 मिनट के अंदर ही सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। आयना गहरी सांस लेकर बोली, चलो अब। बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिया। तभी विप्लव उसका हाथ पकड़कर बोला, संभाल कर, ऑलरेडी चोट लगी हुई है, भूल चुकी हो क्या। हाथ काट कर बैठी हो और हरकतें ऐसी करनी है। आयना एकदम से उसे देखकर बोली, अगर एक बार और तुमने मुझे इस चीज को लेकर ताना मारा ना तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। विप्लव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आयना का हाथ पकड़े हुए उसे पीछे के रास्ते से अंदर लेकर गया। उसने ऑर्फनेज के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। अंदर आते ही आयना धीमी सी आवाज में बोली, वो कमरा किधर है जहां पर सारी फाइल रखी होती है। विप्लव उसे देखकर बोला, राइट साइड में था। अब मुझे ये नहीं पता कमरा कौन सा है, हमें ढूंढना पड़ेगा अभी। अगर किस्मत साथ देगी तो हम डायरेक्ट उस कमरे पर होंगे, वरना किसी ने देख लिया तो जिंदगी भगवान भरोसे। आयना सार्कास्टिकली बोली, भगवान भरोसे नहीं, पुलिस भरोसे। बोलकर वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ गई। विप्लव उसके पीछे आ रहा था और वो चारों तरफ देखते हुए चल रहा था। वहां अंधेरा था, बस बाहर की मूनलाइट अंदर आ रही थी। आयना सीधे एक कमरे के पास पहुंची और उसने कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की। तभी विप्लव दूसरी तरफ से उसके कान में बोला, अंदर की आवाज नहीं आएगी, दरवाजा पूरी तरीके से बंद है। आयना दांत पीसते हुए बोली, आई नो अंदर की आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं कुछ कर रही हूं तो मुझे करने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है। विप्लव धीरे से बोला, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद आयना उसे देखकर बोली, अंदर लोग सो रहे हैं। विप्लव हैरानी से बोला, आपको कैसे पता, आपके कान इतनी तेज है कैसे। दरवाजे की दूसरी तरफ की आवाज सुन ले। आयना आगे बढ़ते हुए बोली, विप्लव दरवाजा बंद जरूर है, पर कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, पॉइंट है। 3-4 कमरे क्रॉस करके आयना आखिरी कमरे के पास पहुंची। वो एकदम से विप्लव को देखकर बोली, यही है, मैं अंदर जा रही हूँ। बोलकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा खुला ही नहीं। वो धीरे से बोली, डोंट टेल मी कि ये लॉक पड़ा है, अब अगर चाबी ढूंढेंगे तो खोलेंगे कब, और फाइल कैसे ढूंढेंगे। उसने इतना ही कहा था कि तभी विप्लव उसके सामने चाबी लाकर बोला, मेरे पास सब कुछ है।
आईना मुस्कुराकर बोली, यू आर द बेस्ट। बोलकर उसने चाबी ले ली। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, मुझे पता था, इसीलिए पीछे का रास्ता पता करने के साथ साथ चाबी भी निकलवा ली थी मैंने। कुछ ही पल में इधर आईना ने दरवाजा खोल दिया। उसने एक गहरी सांस लिया। वो सीधे अंदर चली आई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और उसने दरवाजा बंद कर दिया। आईना धीरे से बोली, लाइट। विप्लव उसका हाथ पकड़कर बोला, मैडम, अगर हमने लाइट जलाई तो फिर बाहर किसी न किसी की नज़र पड़ जाएगी। मैं खिड़की खोलता हूँ, आप यहीं पर रहना, हिलना मत। बोलकर वो सीधे दूसरी तरफ चला गया। 2 मिनट के अंदर विप्लव ने खिड़की खोल दी थी। अब बाहर की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और फिर विप्लव ने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जला लिया। आईना उसे देखकर बोली, फाइल कैसे अरेंज की हुई है? पहले ये देखना पड़ेगा। अगर ईयर के हिसाब से की गई है तो फिर हमें सीधे उसी ईयर की फाइल चेक करनी होगी। बोलकर वो एक रैक की तरफ बढ़ गई। आईना ने सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व किया। वहां पर जितनी भी फाइल थी वो सब कुछ ईयर के हिसाब से रखी गई थी। अब उसे सीधे उस ईयर वाली रैक में फाइल ढूंढनी थी जिस ईयर उसने अपने बच्चे को डिलीवर किया था। रैक के पास पहुंचकर आईना ने ऊपर से फाइल चेक करना शुरू कर दिया। कई सारे बच्चों की डिटेल्स थी, साथ ही उनके अडॉप्शन की भी डिटेल्स थी उसमें। ढूंढते ढूंढते वो सीधे एक फाइल पर आकर पहुंचे। आईना धीरे से बोली, विप्लव, ये वो फाइल है जिसमें डिटेल्स है कि मेरा बेबी यहाँ पर आया कब था। ये सुनते ही विप्लव तुरंत उसके पास आ गया। वो दोनों फाइल में लिखे हुए डिटेल्स को चेक करने लगे। उसमें नॉर्मल डिटेल्स थी, बच्चे के वेट से लेकर के उसके यहाँ पर आने की टाइमिंग, डेट, सब कुछ, और ये वही डेट थी जो उसने विप्लव को मेंशन की थी। आईना वो फाइल बंद करते हुए बोली, मैं ये फाइल लेकर चलूंगी। विप्लव कंफ्यूजन से बोला, पर क्यों? आईना उसे देखकर बोली, तुम नहीं समझोगे, मेरे बच्चे की डिटेल्स है ना, तो मुझे चाहिए। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, जैसी आपकी मर्जी। मैं सीधे दूसरी तरफ देखता हूँ जहाँ पर शायद अडॉप्शन की डिटेल हो। बोलकर वो सीधे दूसरी तरफ चला गया। इधर आईना भी दूसरे कोने में पहुंच गई। वो दोनों अलग अलग जगह थे और सारी फाइल्स चेक कर रहे थे। वो दोनों फाइल्स ढूंढने में लगे पड़े थे कि तभी बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज सुनते ही आईना के हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। वो धीरे से बोली, व्हाट द फज। तभी विप्लव उसके पास आकर धीरे से बोला, चुप, बिल्कुल चुप रहना, ओके। इधर बाहर से ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। आईना और विप्लव ने एक दूसरे को देखा और फिर उनकी नज़र दरवाजे की तरफ चली गई, पर थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो चुकी थी और अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आईना धीरे से बोली, बच गए क्या हम? विप्लव राहत के साथ लेकर बोला, ऐसा लग तो रहा है कि बच गए। विप्लव उसे देखकर बोला, मैं कुछ फाइल देख रहा था, अभी आया। बोलकर वो फाइल देखने के लिए दूसरी तरफ चला गया जहां से वो अभी आईना के पास आया था। इधर आईना ने गिरी हुई फाइल उठा ली। करीब आधे घंटे बाद विप्लव धीरे से बोला, मैडम। ये सुनते ही आईना एकदम से रुकी और उसने मुड़कर विप्लव की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, व्हाट हैपन? विप्लव उसे देखकर बोला, मिल गई। ये सुनते ही आईना की आंखें एकदम से फैल गई। वो जोर से चिल्लाने को हुई कि तभी विप्लव उसके पास आया और उसने आईना के मुंह पर अपना हाथ रख लिया। वो धीरे से बोला, मैम पागल हो क्या? धीरे, चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल तारानकन भी। तभी आईना उसका हाथ हटाकर बोली, मेरा बच्चा मिल गया। विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, आई नो, पर अभी हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने ऊपर ऊपर से नजर मारी, मुझे पता है कि वही फाइल है। पकड़ो ये फाइल और आप निकलो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल करता हूँ। आईना उसे देखते हुए बोली, और तुम? विप्लव कुछ पल रुक कर बोला, सब कुछ क्लियर कर दूं। गलती से भी ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई आया और किसी ने कुछ किया, क्योंकि डायरेक्ट शक हम पर ही जाएगा। मिस अग्रवाल ना हमारे घर पर पुलिस भेज देंगी। आईना उसे देखते हुए बोली, बात तो सही है, मैं चलती हूँ। बोलकर उसने दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तभी विप्लव उसका हाथ पकड़कर बोला, खिड़की से जाना है, अगर दरवाजे से जाओगी ना तो बाहर से अभी आवाज आई थी, मत भूलो। अगर कोई बाहर खड़ा होगा ना तो फिर सीधे आपको आज रात को जेल जाना पड़ेगा। आईना गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन। बोलकर उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर खिड़की की तरफ बढ़ गई। आईना खिड़की पर बैठी और वो सीधे बाहर कूद गई। उसने अंदर विप्लव को देखा जो कि सारा सामान सही कर रहा था, जो भी आईना और उसने बिखेरा था। आईना गहरी सांस लेकर बोली, मेरा बच्चा मिल गया फाइनली। आईना इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली वो अपने बच्चे तक पहुंचने वाली थी। वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी के पास पहुंचकर आईना पैसेंजर सीट पर बैठी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर विप्लव को बैठना था। वो ड्राइव नहीं कर सकती थी।
आयना ने वो फाइल खोलकर देखी। उस पर बच्चे का कोई नाम नहीं था, शायद अडॉप्शन के बाद नाम अलग रखे जाते थे। पर उसमें पेरेंट्स के नाम लिखे हुए थे और वो था मिस्टर अगस्त्य सरकार एंड मिसेज प्रेरणा सरकार। आयना धीरे से बोली, सरकार। बोलते हुए उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, न चाहते हुए भी उसके दिमाग में पर्व का चेहरा घूम रहा था। आयना ने कसकर अपनी आंखें बंद की और वो कुछ सोचने लगी। सरकार, ये सरनेम पूर्वांश सरकार, उसके बाद पर्व, इतनी बड़ा कोइंसिडेंस कैसे? और वो पूर्वांश पर्व के साथ उसने जिसकी फोटो देखी थी, जिसके बारे में माधुरी ने ये बोला था कि वो उसकी माँ है, तो वो कौन है? आयना एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, कहीं वो प्रेरणा सरकार तो नहीं? पर्व को अडॉप्ट करने वाली वो भी तो उसकी मदर ही लगेंगे ना। ओ माय गॉड, ये सब हो क्या रहा है? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। अब तक विप्लव भी वहां पर आ चुका था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, व्हाट हैपन मैम? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इस एवरीथिंग ओके? आयना उसे देखकर बोली, आई थिंक। इतना बोलते ही वो रुक गई। तभी विप्लव उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ मैम? क्या है फाइल में? आयना गहरी सांस लेकर बोली, आई थिंक पर्व, वो मेरा बेटा है। ये सुनते ही विप्लव हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कुछ पल आयना को देखा और फिर उसके हाथ से फाइल ले ली। विप्लव ने फाइल पर लिखे हुए नाम को देखा और फिर उसने आयना को देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। विप्लव धीरे से बोला, अगस्त सरकार तो पूर्वांश सरकार का बड़ा भाई था। 3 साल पहले मौत हो चुकी है, उसकी और उसकी बीवी प्रेरणा सरकार की। वो दोनों ही मर गए। मतलब? आयना बीच में बोली, मतलब ये कि पर्व मेरा बेटा है विप्लव, मेरा खुद का बच्चा। मैं उसे इतने दिनों से देख रही हूँ, उससे मिल रही हूँ, मैं उसे पहचान कैसे नहीं पाई? मुझे एक बार भी क्यों नहीं लगा कि वो? विप्लव बीच में बोला, ऐसे कैसे होता है मैम? बच्चों को देखकर ये नहीं पता चला कि वो आपका या किसी और का है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ रही हो आप मेरी बात? अभी हम घर जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर आयना के दिमाग में पर्व के साथ बिताए सारे पल घूम रहे थे। उसका पहली बार पर्व को देखना, उन दोनों का फेवरेट फ्लेवर का आइसक्रीम ब्लूबेरी फ्लेवर। वो मन में बोली, कैसे नहीं समझ पाई मैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरा बेबी, जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, जिसके लिए मैं तड़प रही थी। वो तुम हो माय बेबी, मुझे तुम चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पर्व चाहिए। थोड़ी देर बाद विप्लव ने बिल्डिंग की पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी। आयना सीधे गाड़ी से उतरी और वो फाइल लेकर ऊपर चली गई। अपार्टमेंट में पहुंचते ही वो सोफे पर बैठ गई और वो चुपचाप फाइल को देखने लगी। विप्लव उसके पास बैठकर बोला, मैम। तभी आयना खड़ी होकर बोली, विप्लव मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर मुझे पता चल चुका है कि पर्व मेरा बेटा है तो मैं उससे दूर नहीं रह सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। विप्लव धीरे से बोला, पूर्वांश सरकार उसे छोड़ेगा? आज तक तो उसने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई और भाभी की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद। आयना बिना किसी भाव के बोली, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी चीज से, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, फिर चाहे पूर्वांश सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े या फिर उसके साथ रहकर उसे अपने बच्चे से दूर करना पड़े। एपिसोड 18। अगला दिन। फोन बजने की आवाज सुनते ही आयना की आंखें खुली। उसने बिना देखे ही कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रिवाज की आवाज आई, तुम्हें लगता है स्टेवर्ड्स मुझे तुमसे दूर रख लेंगे? ये सुनते ही आयना की नींद पूरी तरीके से उड़ गई। वो उठकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनते ही ना चाहते हुए भी रिवाज हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे उनकी शादी के बाद की पहली सुबह याद आ गई, जब वो आयना को उठा रहा था और आयना ने सेम यही बात बोली थी। रिवाज धीरे से बोला, कुछ नहीं बदला तुम्हारे अंदर। आयना चिढ़ते हुए बोली, सब कुछ बदल चुका है, असल दुनिया में वापस आ जाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सब बदल चुका मिस्टर रिवाज बिरला। और सबसे पहले तो आयना कपूर बदली है। एक बार स्टे ऑर्डर मिल चुके हैं तुम्हें तो सीधा मतलब है कि मेरे आसपास मत भटकना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ और अगर तुमने मुझे फिर से कॉल किया तो फिर पुलिस केस करूंगी मैं तुम पर। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर रिवाज अपने फोन की तरफ देख रहा था। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसका दिमाग जो पेपर्स देखने के बाद खराब था, वो आयना की बात से एक बार फिर से सही हो चुका था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, रिवाज आयना से बात कर रहे थे। ये सुनते ही रिवाज ने मुड़कर प्रियंका को देखा, जो कि उसके बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। वो कुछ पल रुककर बोला, ऑफ कोर्स पेपर देखने के बाद अगर मुझे गुस्सा आएगा तो उसी से बात करूंगा ना। प्रियंका अंदर आते हुए बोली, रिवाज अगर वो तुमसे दूर रहना चाहती है तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो?
ये सुनते ही रिवाज चुपचाप उसे देखने लगा। प्रियंका जल्दी से बोली, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम हार मान जाओ, मतलब मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते कुछ बोलना चाहती हूँ। रिवाज अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप प्रियंका को देख रहा था। तभी प्रियंका उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोली, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खराब कर रहे हो। जो लड़की तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं रही थी, रिवाज बिरला की इज्जत का तमाशा बनाकर रख दी, उस लड़की ने तुम्हें। रिवाज बीच में बोला, हो गया तुम्हारा। ये सुनते ही प्रियंका हैरानी से उसे देखने लगी। रिवाज हल्का सा आगे आया और प्रियंका का हाथ पकड़कर बोला, इस कमरे में देखो, क्या नजर आ रहा है तुम्हें। उसकी बात सुन प्रियंका ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उस कमरे में आयना की कई तस्वीरें थीं, कई उसकी सिंगल थी, किसी में रिवाज और आयना साथ में थे। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। उनकी शादी की भी कुछ फोटोज थी। रिवाज बिना किसी भाव के बोला, पहला प्यार है वो मेरा। प्रियंका, तुम मेरी मॉम को पसंद हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम को पसंद हो। मेरी मॉम की पसंद का करो, जो करना है करो। आई डोंट केयर, मेरी जिंदगी में अपनी दखलंदाजी मत करना। बोलकर उसने प्रियंका को झटके से छोड़ दिया। प्रियंका 2 कदम लड़खड़ा गई। उसने अपनी नज़र झुका ली थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इस वक्त अगर वो कुछ बोलती तो फिर रिवाज और भड़क सकता था। तभी रिवाज तेज आवाज में बोला, निकलो यहाँ से और अगली बार बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में घुसी मत चली आना। उसकी बात सुन प्रियंका बिना कुछ बोले तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही रिवाज ने तुरंत दरवाजा बंद किया और खुद से बोला, ब्लडी हेल, पता नहीं मॉम को इस लड़की में पसंद क्या है। स्टैंडर्ड की बात करती है, ऐसी लड़कियों के स्टैंडर्ड होंगे जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करें। बोलकर वो गुस्से में बालकनी की तरफ बढ़ गया। वही सरकार विला। आयना इस वक्त सरकार विला के बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। वो धीरे से बोली, जब मुझे पता चल चुका है कि पर्व मेरा बेटा है तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता मेरे बेटे से मिलने से, कोई पूर्वांश सरकार भी नहीं। बोलकर वो तुरंत गाड़ी से उतरी और अंदर चली आई। वो अंदर आई भी और किसी ने उसे अंदर आने से रोका भी नहीं और इस बात पर आयना ने ध्यान नहीं दिया। वो जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी नज़र सीधे माधुरी की तरफ चली गई, जो कि हाल के एक तरफ खड़ी थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। आयना उसके पास आकर बोली, व्हाट हैपन माधुरी जी। माधुरी हैरानी से आयना को देखकर बोली, मिस कपूर, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी आयना बीच में बोली, पर्व कहाँ पर है, आप पहले मुझे ये बताओ। माधुरी कुछ पल रुक कर बोली, वो तो। इतना बोलते हुए माधुरी की नज़र सीधे सामने एक दरवाजे की तरफ चली गई। आयना कंफ्यूजन से बोली, व्हाट हैपन। माधुरी गहरी सांस लेकर बोली, पर्व ने सुबह सुबह सरकार की ड्रेस पर अपना दूध गिरा दिया था, गलती से किया उसने और उसके बाद सरकार ने बहुत गुस्से में उसे अंदर बंद कर दिया। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर्व हैंडल नहीं कर पाएगा वो बच्चा। आयना बीच में बोली, इस पूर्वांश सरकार को मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलकर वो सीधे सामने दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आयना ने बिना एक पल गनवाए दरवाजा खोला और अंदर आकर बोली, मिस्टर पूर्वांश सरकार। बोलते हुए उसकी नज़र पूर्वांश की तरफ चली गई, जो कि अपनी स्टडी टेबल के पास खड़ा था। वहीं पर उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। पूर्वांश तेज आवाज में बोला, आर यू सीरियस मून फेस। एक बार तुम्हें माफी दे दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दोबारा माफी मिलेगी। आयना अंदर आते हुए बोली, तुम्हारी माफी किसी या फिर तुम्हारी सजा, कुछ भी नहीं चाहिए। बोलते हुए उसकी नजरें सीधे पर्व की तरफ चली गई, जो कि एक कोने में सर झुकाए खड़ा था। आयना सीधे उसके पास आई और घुटनों के बल बैठकर बोली, बेटा मेरी तरफ देखो, आयना आंटी यहाँ पर है। ये सुनते ही पर्व ने हल्का सा सर उठाकर उसे देखा और अगले ही पल उसने आयना को हक कर लिया। आयना उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए बोली, बस बच्चा, मैं यहीं पर हूँ, ओके। बोलकर वो आराम से वही जमीन पर बैठ गई और उसने पर्व को अपनी गोद में बैठा लिया। आयना के एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, वो दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहला रही थी। आयना एकदम से पूर्वांश को देखकर बोली, शर्म नहीं आती है क्या। जो बच्चा तुम्हें अपनी बाप की जगह देता है, तुम्हें हर वक्त डैड बोलता रहता है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करते हो। कितना डरा हुआ है, दिखता नहीं है तुम्हें। उसकी बातें सुनते हुए पूर्वांश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और उसने कुछ बोला नहीं। इधर पर्व धीरे से बोला, आयना आंटी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। आयना उसे खुद से अलग करते हुए बोली, मैं यहाँ पर आपके लिए आई हूँ और आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी और ये आयना आंटी का प्रॉमिस है। वही पूर्वांश जो अभी तक गुस्से में था, अब वो काफी अलग एक्सप्रेशन के साथ पर्व को देख रहा था।
पता नहीं कितने वक्त बाद उसने पर्व की आवाज़ सुनी थी। जब वो छोटा था, रोता था, तब उसने उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन जब से पर्व ने बोलना शुरू किया था, उसके बाद से पूर्वांश ने उसकी आवाज़ सुनी नहीं थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। पर्व उसे देखते हुए बोला, मैं सच में डर गया था, आपको पता है, मुझे लगा कि। बोलते हुए उसकी नज़र पूर्वांश की तरफ चली गई और उसने वापस से आईना को हक करते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी हरकत पर आईना ने एक गहरी सांस ली और उसने घुकर पूर्वांश को देखा। उसे इस वक्त पूर्वांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, हो गया तुम दोनों का। अगर हो चुका है तो खड़े हो और निकलो मेरे स्टडी रूम से। आईना उसे घूरते हुए बोली, बदतमीज। पर्व बेटा मेरी बात सुनो। बोलते हो उसने पर्व को हल्का सा खुद से दूर किया। पर्व चुपचाप उसे देख रहा था। आईना उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, आप बाहर जाओगे माधुरी आंटी के पास, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर्व ने जल्दी से बोला, नहीं डैडी आपको पनिश करेंगे। पूर्वांश धीरे से बोला, ऐसे तो मुंह खुलता नहीं है इसका और इस औरत के सामने ऐसे बोल रहा है जैसे सालों से जानता है। बोलते हुए उसने अपनी सिगरेट निकाली। तभी आईना उसे घूर कर बोली, खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, पर्व जल्दी बाहर जाओ। उसकी बात सुन पर्व खड़ा हुआ और वो बिना पूर्वांश को देखे तुरंत भागकर बाहर चला गया। आईना खड़ी होकर बोली, शर्म नहीं आती है? एक बच्चे के सामने स्मोकिंग करने जा रहे थे, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? बोलते हुए उसने अपने कदम पूर्वांश की तरफ बढ़ा दिए। पूर्वांश ने एक नज़र अपनी सिगरेट को देखा और अगले पल सिगरेट फेंककर उसने आईना को अपने करीब खींच लिया। आईना के जिस हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, उसने अपना वही हाथ पूर्वांश के सीने पर रख लिया। पूर्वांश धीमी सी आवाज में बोला, डोंट यू थिंक मूनफेस की मेरे घर में आकर, मेरे स्टडी रूम में आकर तुम मेरे ऊपर चिल्लाकर अपनी लाइफ की एक और बड़ी गलती कर रही हो। आईना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर सरकार, अगर तुम्हारी नज़र में ये गलती है ना तो आईना कपूर ये गलती 10 बार नहीं 1000 बार करेगी। पूर्वांश गहरी सांस लेकर बोला, और उतनी ही सजा तुम्हें मिलेगी, जेल नहीं जाओगी, मेरे रेपुटेशन से मुझे बहुत प्यार है। आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीथिंग मूनफेस, तो मुझे मजबूर मत करो कि खुद के प्यार के चलते मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। आईना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मेरे बच्चे की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर रहे हो और क्या बर्बाद करोगे तुम? और पूर्वांश बीच में बोला, एक सेकंड, हार चुकी हो ना तुम? ये सुनते ही आईना की एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर सरकार, मैं यहाँ पर। पूर्वांश बीच में बोला, रिलैक्स मूनफेस, आज की रात तुम्हारी मेरी होने वाली है, काफी हसीन रात नहीं हो जाएगी? नफरत से बंधी हुई एक हसीन रात। साउंडिंग कूल, राइट? आईना उसे घूरते हुए बोली, मैं नहीं रहूंगी, एक रात क्या, एक मिनट भी। वो बोल ही रही थी कि तभी पूर्वांश ने उसे झटके से घुमाया। अब आईना की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी और जिस हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, वो हाथ पूर्वांश ने पकड़ा हुआ था। आईना ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और वो मन में बोली, अगर उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं पता नहीं क्या करूंगी इसके साथ। तभी पूर्वांश उसके कान के पास ठहर कर बोला, कुछ नहीं करोगी, दर्द से तड़पते तड़पते रोते रोते यहाँ से चली जाओगी, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगी मूनफेस, और ये मेरा वादा है। आईना गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो मुझे अभी के अभी। ये सुनते ही पूर्वांश तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल आईना की आंखें एकदम से फैल गई। पूर्वांश ने अपने होंठ उसके कान के पीछे टिका दिए थे। आईना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करें। इतने सालों बाद कोई इंसान उसके करीब आ रहा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पूर्वांश सरकार था, जिससे वो किस हद तक नफरत करती थी उसे खुद नहीं पता था। आईना धीरे से बोली, मिस्टर सरकार, छोड़ो मुझे। पर पूर्वांश तो रुकने को तैयारी नहीं था। उसके होंठ आईना के कान के पीछे से होते हुए धीरे धीरे उसके गले से फिसलते हुए नीचे आने लगे थे। उसने आईना के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसका सर टेढ़ा कर दिया। आईना गहरी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर सरकार लीव मी। अब आईना पूर्वांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ की चोट को इग्नोर करते हुए। वही पूर्वांश ने हल्का सा उसके चोट वाले हाथ पर प्रेशर दिया। तभी आईना जोर से चिल्लाए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वांश वापस उसके कान के पास आकर बोला, व्हाट हैपन मूनफेस? सारी हिम्मत जवाब दे गई, या फिर अभी कुछ और भी बाकी है? आईना एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, मिस्टर सरकार, मैंने कहा ना, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पूर्वांश आई रोल करते हुए बोला, तुम कमजोर हो या फिर बहुत स्ट्रांग, आई डोंट केयर मूनफेस, बात यहाँ पर यह है कि
तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम पूर्वांश सरकार के सामने स्टैंड भी कर सको। बोलकर उसने फिर से आईना को अपनी तरफ घुमाया। आईना की नजरें पूर्वांश की नजरों से जा मिली। पूर्वांश ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। वो सार्कास्टिकली बोला, सो सैड, अपने हाथ तो संभाले नहीं जा रहे तुमसे और तुम मेरी जमीन पर आकर मुझसे बहस करने की हिम्मत रखती हो, इसे अच्छी बात नहीं। इस बेवकूफ़ी कहते हैं मूनफेस, जो एक बार कर दो तो सही है पर बार बार करो तो मौत के करीब ले जा सकती है। आईना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं यहाँ पर एक वजह से आई थी और वो वजह। पूर्वांश बीच में बोला, वजह का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो कोई बात नहीं। एक रात तो वैसे भी तुम्हें मेरे नाम करनी है तो फिर वो आज की रात होगी और अब तुम यहाँ पर आई हो तो फिर जाओगी मेरी मर्जी से। आईना सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, मतलब तुम? वो बोल रही थी कि तभी पूर्वांश ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। आईना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर सरकार, मेरा हाथ छोड़ो अभी के अभी। बोलते हुए लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर पूर्वांश उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। पूर्वांश सीधे आईना को ऊपर लेकर गया। वो उसे अपने बेडरूम के बगल वाले बेडरूम में लेकर गया और धक्के मारकर उसने आईना का हाथ छोड़ दिया। आईना सीधे जमीन पर गिरी और उसने गुस्से में पूर्वांश को देखा। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तो मूनफेस, रात तक तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में बंद? कंग्रेचुलेशन। मैं कुछ कर नहीं रहा था पर मौका तुमने दिया है और जब मौका दोगी तो फिर सामने वाला फायदा तो उठाएगा। रात का इंतजार करना, ओके। बोलकर उसने आई विंक की और फिर दरवाजा बंद कर दिया। एपिसोड 19। आईना इस वक्त बालकनी में खड़ी थी। पूरे दिन वो इसी कमरे में थी। पूर्वांश ने जब से उसे बंद किया था किसी ने दरवाजा खोलने की गलती तक नहीं की थी। अच्छी बात यह थी कि आईना के पास उसका फोन था और उसने विप्लव को इन्फॉर्म कर दिया था। उसे शांत भी कर दिया था कि वो कोई कोशिश न करें। आईना एक नज़र चांद को देखकर बोली, क्या होगा अब? एक रात मांगी थी इस इंसान ने मेरी पर ये करेगा क्या? मुझे पर्व से मिलना है, मुझे बात करनी है उससे, मुझे उसे बताना कि मैं उसकी मम्मा हूँ। बोलते हुए उसने रेलिंग पर हाथ रख लिया और लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। आईना वैसे ही खड़ी थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली और वो जैसी मुड़ने को हुई कि तभी पीछे से किसी उसके पेट पर हाथ रख लिया। आईना ने सर झुकाकर उन हाथों की तरफ देखा। उसकी नज़र सीधे एक अंगूठी पर गई। वो धीरे से बोली, मिस्टर सरकार। तभी पूर्वांश उसे अपने करीब खींचकर बोला, यस आईना मूनफेस। गहरी सांस लेकर बोली, अपना हाथ हटाओ तुम अभी के अभी। पूर्वांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, और अगर हाथ नहीं हटाया तो? आईना धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी, लिसन, तुम्हें पता है मिस्टर सरकार, तुमने मुझे जबरदस्ती अपने घर पर रखा और ये वो बोल ही रही थी कि तभी पूर्वांश ने उसे झटके से अपनी तरफ घुमा लिया। आईना ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और वो सर उठाकर हैरानी से उसे देखने लगी। पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पूर्वांश सरकार किस हद तक जबरदस्ती कर सकते हैं इसका अंदाजा तुम्हें है नहीं? मून पर चांद को कंपटीशन देती हुई अच्छी लग रही हो। ये सुनते आईना ने एक नज़र चांद की तरफ देखा और फिर पूर्वांश को देखने लगी। वो धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी। पूर्वांश ने बिना कुछ बोले उसके चेहरे पर आते हुए बालों को उसके कान के पीछे किया। इसी बीच उसकी फिंगर टिप्स आईना के चेहरे को छू गई थी। आईना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो कभी पूर्वांश को देखकर तो कभी उसके हाथ को उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर पूर्वांश ये सब क्यों कर रहा था। आफ्टर ऑल पूर्वांश को तो वो खुद पसंद नहीं थी। तभी पूर्वांश हल्का सा झुककर उसके कान के पास आकर बोला, बहुत सारे सवाल आ रहे ना तुम्हारे दिमाग में? मूनफेस, बस इतना समझ लो कि अपने बदले की शुरुआत की है मैंने। आईना धीरे से बोली, व्हाट? बोलकर वो सवालिया नजरों से पूर्वांश को देखने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर पूर्वांश अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। इधर आईना के दिमाग में सवाल खड़े हो रहे थे। उसे पूर्वांश की स्माइल से कुछ भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा कांड होने वाला था। आईना कुछ पल रुककर बोली, एक रात मांगी ना तुमने मुझसे मेरी? क्या करना इस एक रात में? पूर्वांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल यू आर गुड पीस। बोलते हुए उसके नजरें आईना को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आईना गुस्से में बोली, ओ जस्ट शट अप। मिस्टर सरकार, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम गुड पीस का नाम लेकर के चुप हो जाओ या कुछ भी करो। लिसन, जो भी करना है जल्दी करो और मुझे यहाँ से जाने दो।
तुमने ऑलरेडी मुझे पूरे दिन यहाँ पर बंद करके रखा था। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, जो भी करूँ कर लूँ। आयना कुछ समझ पाती उससे पहले पूर्वांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। अचानक आयना का वो हाथ जिस पर बैंडेज लगा हुआ था वो सीधे पूर्वांश के हाथ पर लगा और वो जोर से चिल्लाए उसके हाथ पर लग गई थी। आयना अपना हाथ देखकर बोली, मिस्टर सरकार, तुमने मुझे यहाँ पर दर्द देने के लिए बुलाया है क्या? पूर्वांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कुछ ऐसे ही समझ लो। बोलकर उसने आयना के बालों को उसके कंधे से पीछे कर दिया और उसने आयना की खुली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। इस वक्त आयना ने क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके ऊपर उसने एक श्रग पहना था, साथ में डेनिम। पूर्वांश का हाथ आयना के श्रग के अंदर उसकी कमर पर था। आयना धीरे से बोली, हाथ तुम्हारा हाथ हटाओ। पूर्वांश उसे एकदम से खुद से लगाकर बोला, क्यों? बोलकर उसने सर झुकाया और सीधे आयना के कान पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करते आयना की आंखें एकदम से फैल गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। वो ढंग से रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। पूर्वांश की करीबी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। किसी अच्छी चीज के लिए नहीं, बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर रही थी। इधर आयना की रिएक्शन से पूर्वांश को पता नहीं क्यों पर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो किसी लड़की के शरीर की वजह से कमजोर पड़ जाए, लेकिन वो आयना को परेशान कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उसकी रिएक्शन की वजह से। पूर्वांश के होठ आयना के कान के होते हुए नीचे फिसलने लगे थे। तभी आयना चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना। तुमने एक रात मांगी थी, लेकिन इस चीज के लिए यू कांट। ये सुनते ही पूर्वांश हल्का सा मुस्कुराया और वो एकदम से पीछे हट गया। पर उसने अभी भी आयना को कमर से पकड़ा हुआ था। उसने आयना को छोड़ नहीं था। आयना का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी। पूर्वक कुछ पल रुककर बोला, लुक एट योर फेस लालचंद, 5 को टक्कर दे रही हो तुम। बोलकर उसने झटके से आयना को घुमाया और अब आयना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। पूर्वांश ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ था। उसका एक हाथ श्रग के अंदर उसके पेट पर था। आयना ने एक नज़र अपने चेहरे को देखा जो पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था और उसने पीछे पूर्वांश को देखा जो उसकी ये हालत एंजॉय कर रहा था। ये बात उसकी आंखों में नजर आ रही थी। आयना मन में बोली, व्हाट द फज, ये इंसान मेरी कंडीशन एंजॉय कर रहा है। तभी पूर्वांश उसके कान के पास बोला, यस मूनफेस, बहुत शिद्दत से एंजॉय कर रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है मुझे और अभी तो पूरी रात बाकी है। आयना एकदम से उसका हाथ अपने पेट पर से हटाकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें और एंजॉय नहीं करने दूंगी। बोलकर वो उसकी तरफ मुड़ गई। इसी बीच आयना के बाल पूर्वांश के चेहरे पर लग गए थे। पूर्वांश ने एकदम से आयना की तरफ देखा। तभी आयना चिल्लाकर बोली, क्या समझते हो तुम खुद को? ऐसे किसी लड़की को टच करना, उसे किस करना मजाक है क्या तुम्हारे लिए? जो मन करता है वो करोगे, तुम्हें करने दूंगी। कुछ भी नहीं होगा जो तुम चाहते हो मैं नहीं करूंगी और तुम। वो बोली रही थी कि तभी पूर्वांश ने कसकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और अगली पाल उसने आयना के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। आयना की आंखें एकदम से फैल गई। वही पूर्वांश ने उसे ड्रेसिंग टेबल के बगल में दीवार से लगा दिया। उसका एक हाथ आयना के बालों में था, वही दूसरे हाथ से उसने कसकर आयना का गला पकड़ा हुआ था। आयना आंखें फाड़े पूर्वांश को देख रही थी। वही पूर्वांश की आंखें बंद थी और वो आयना को पूरी तरीके से किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस कम, उसे पनिश ज्यादा कर रहा था। पता नहीं किस बात की पनिशमेंट पर वो पनिशमेंट की थी। ना चाहते हुए भी आयना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो पूर्वांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर पूर्वांश उसे छोड़ नहीं रहा था। इधर पूर्वांश के होंठ आयना के होठों के साथ हरकत कर रहे थे। वो उसके लिप्स को बाइट करते हुए उसे बुरी तरह किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब आयना की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर पूर्वांश ने उसके होंठों को छोड़ा। आयना ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो सर झुकाकर लंबे गहरी सांस लेने लगी। पूर्वांश का एक हाथ अभी भी उसके गले पर था। आयना इधर अपने आप को संभाल रही थी कि तभी पूर्वांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो एकदम से चिल्लाकर बोली, नीचे उतारो मुझे अभी के। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी पूर्वांश ने उसे बेड पर फेंक दिया। आयना सीधे बेड पर गिरी। उसके हाथ पैर हल्का सा लगा, लेकिन उसने उसे चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तभी पूर्वांश उसके पास बैठकर बोला, स्टॉप बिहेविंग लाइक फिल्थी वुमन मून फेस। आयना ढंग से बैठकर बोली, एंड स्टॉप बिहेविंग लाइक परवर्ट मिस्टर सरकार। पूर्वांश अपने सिगरेट निकालते हुए बोला, रियली तो मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए?
बोलकर उसने अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पर चढ़ा लिया और आयना को देखने लगा। आयना उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, मुझे मतलब नहीं, तुम्हें कैसे बिहेव करना कैसे नहीं मुझे यहाँ से जानना है। और एक बात बताओ, तुमने पर्व को कुछ बोला तो नहीं ना? लिसन, अगर तुमने पर्व को कुछ भी बोला तो। पूर्वांश बीच में बोला, तो बाप हूँ मैं उसका, इतना तो बनता है ना। उसे कुछ भी बोलो या कुछ भी करो, वो मेरा पर्सनल मैटर है। उसके नाम के आगे सरकार लगता है, कपूर नहीं, राइट? आयना मन में बोली, कपूर भी लगेगा, मैं लगाकर रहूंगी। तभी पूर्वांश उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, फॉर्मूला नंबर 2235। ये सुनते ही आयना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, ये तो वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैंने काम किया था। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, एग्जैक्टली मिस कपूर, ये वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर तुमने काम किया था और तुमने काम बिगाड़ दिया था। आयना कुछ पल रुककर बोली, फर्स्ट टाइम था मेरा, बिना किसी की हेल्प की जो भी मैंने किया था वो खुद से किया था, और अगर कुछ बिगड़ भी तो आई एक्सेप्ट कि पहली बार गलती की मैंने। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, और ऐसी गलती की उसके बाद मेडिसिन फील्ड से निकल गई। वेरी बैड मून फेस, जो करना चाहती थी तुम वो कर नहीं पाए हैं ना। आयना उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर सरकार, तुम यहाँ पर मुझे ट्रिगर करने के लिए आए हो या फिर तुमने ये सोचा कि तुम पूरी रात मुझे ऐसी ताने मारते रहोगे? उसकी बात का पूर्वांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना किसी भाव के आयना को देख रहा था। आयना ने कुछ पल उसे देखा और ये वापस बालकनी की तरफ देखने लगी। उसे अपने ऊपर पूर्वांश की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोलने वाले नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूर्वांश ने उसे अपने साथ एक रात के लिए रखा क्यों था। वो चाहता क्या था, उसके दिमाग से ऊपर जा रहा था। वो मन में बोली, कल बाहर निकलते सबसे पहले पर्व से मिलूंगी, मुझे उसे सब कुछ बताना भी है, मेरा बच्चा कितना अकेला रहता है। आयना यही सारी चीज सोच रही थी कि तभी अचानक उसका फोन बजा। उसकी और पूर्वांश दोनों की नज़र उसके फोन की तरफ चली गई, जिस पर विप्लव का नाम फ्लैश हो रहा था। आयना जल्दी से कॉल पिक करके बोली, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से विप्लव बोला, आप अभी वहीं पर हो? आयना बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम, पूर्वांश सरकार ठीक इंसान नहीं है। आप अपने बच्चों को लेकर यानी पर्व को लेकर वहां से निकले, सब कुछ छोड़ो। आयना कुछ पल रुककर बोली, मुझे पता है, कल सुबह बात करते हैं इस बारे में, ओके? विप्लव कुछ बोल पाता उससे पहले आयना ने कॉल कट कर दिया। पूर्वांश अचानक से बोला, कितने लड़कों को अपने पीछे घूमना चाहती हो मून फेस? ये सुनते आयना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। एक तरफ तुम्हारा एक हस्बैंड है जो 5 साल से तुम्हारे चक्कर में मूव ऑन नहीं कर पाया। क्या नाम था उसका, याद आया, रिवाज बिरला। आयना धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता रिवाज के बारे में? पूर्वांश उसे देखकर बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो पूर्वांश सरकार को नहीं पता? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू मूनफेस, एवरीथिंग, ये आखिरी शब्द एवरीथिंग बोलते हुए उसने गौर से आयना की आंखों में देखा था। वही आयना ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और कुछ सोचते हुए उसने वापस पूर्वांश की तरफ देखा। अब फिर से उन दोनों के बीच वापस से शांति जा चुकी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आयना ने एक नज़र पूर्वांश को देखा और धीरे से बोली, तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों स्ट्रगल करूं? बोलकर वो बेड पर लेट गई और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। पूर्वांश अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और वो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भूल चुका था कि इस वक्त उस कमरे में उसके साथ आयना भी थी। इधर आयना पूर्वांश को देखकर मन में बोली, उसने मुझे यहाँ पर रखा क्यों है, पागल कहीं का। तभी पूर्वांश उसे देखकर बोला, मूनफेस डे की पिक्चर ज्यादा देर तक रहेगा। आयना धीरे से बोली, मुझे नहीं चाहिए। पूर्वांश की नज़र एकदम से उसके होठों की तरफ चली गई। आयना के होठ इस वक्त लाल थे और हल्के सूजे हुए थे और वो पूर्वांश की वजह से ही था। पूर्वांश एकदम से उसके चेहरे पर झुका, उसके ऐसा करते आयना की आंखें फैल गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले पूर्वांश उसका गला पकड़कर बोला, योर लिप्स टेस्ट लाइक वेनिला और यू नो योर बॉडी स्मेल्स लाइक पिच। बोलकर उसने आयना का गला छोड़ दिया और वापस सीधा हो गया। इधर आयना पूर्वांश की बातों को रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत करवट बदल कर बोली, भगवान जी प्लीज ये रात जल्दी से खत्म कर दो। बोलकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात पूर्वांश ने सुन ली थी लेकिन उसने कुछ बोला नहीं कुछ रिएक्ट किया। एपिसोड 20, सरकार विला। आयना ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे बेड की दूसरी तरफ गई जो कि पूरी तरीके से खाली था। अगले ही पल वो उठकर बैठ गई। आयना खुद से बोली, मिस्टर सरकार यहाँ पर नहीं है। एक रात मानकर ये इंसान गायब हो गया।
बोलकर उसने टाइम चेक किया। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे। वो खुद से बोली, हो सकता है कि पर्व अभी नीचे ही हो। इतना बोलकर वो जल्दी से बेड से उठी और तुरंत उसने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। आईना खुद से बोली, कमाल की बात है। नीचे आकर वो सीधे डाइनिंग टेबल पर गई, जहां पर पर्व बैठा हुआ था और वो स्कूल जाने के लिए रेडी था। पर्व आईना को देखकर बोला, आईना आंटी आप यहाँ पर। आईना उसके पास बैठकर बोली, पर्व आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी, क्या खा रहे हो आप? पर्व ने अपने प्लेट की तरफ इशारा करके बोला, वही बोरिंग चीज, दूध और सिंपल सा ब्रेड, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आईना जल्दी से बोली, ओके तो आपको क्या अच्छा लगता है? मैं बनाऊंगी। पर्व ने उसे देखकर बोला, सच्ची में आप बनाओगी? पर माधुरी आंटी बोलती है कि सुबह सुबह ऐसे ही खाना मिलेगा। बोलते हुए उसने मुंह बना लिया। आईना उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, माधुरी आंटी को मैं देख लूंगी, आप बताओ आपको क्या खाना है? पर्व कुछ पल रुककर बोला, मेरे क्लास में ना एक लड़की है, वो ना एक बार अपने लंच में पोहा लेकर आई थी, मैंने ना आज तक वो खाई नहीं है, मुझे वो खाना है प्लीज। आईना मुस्कुराते हुए बोली, अभी बनाती हूँ मैं। बोलकर उसने पर्व के सर पर किस कर लिया और फिर सीधे किचन की तरफ चली गई। वो जैसे ही किचन में पहुंची, माधुरी उसे देखकर बोली, मिस कपूर आप ठीक हो ना? पूरी रात आप सरकार के साथ मतलब? बोलते हुए उसकी नजरें आईना को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। आईना चुटकी बजाकर बोली, माधुरी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पर्व को पोहे खाने हैं तो मैं उसके लिए पोहे बना रही हूँ, आप मुझे सामान बता दो, कहाँ पर है? माधुरी जल्दी से बोली, मिस कपूर, पर्व ये सब कुछ नहीं खा सकता। आईना उसे देखकर बोली, और क्यों नहीं खा सकता माधुरी जी? वो बच्चा है और बच्चे को अगर उसकी पसंद का खाने दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हफ्ते में एक दिन बनता है, प्लीज। माधुरी गहरी सांस लेकर बोली, मिस कपूर, मुझे अच्छे से पता है उसके न खाने की वजह यह है कि ज्यादा स्पाइसी उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं बहुत। आईना बीच में बोली, यही तो आप गलती करती है, उसे स्पाइसी बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे कभी दिया नहीं है, थोड़ा बहुत देना चाहिए, क्योंकि बिना स्पाइसेस के भी प्रॉब्लम हो सकती है उसे, हर जगह उसके हिसाब से अलग सी चीज नहीं मिलेगी। माधुरी कुछ पल रुककर बोली, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको सामान बता देती हूँ। करीब आधे घंटे के अंदर आईना ने ऑलमोस्ट अपना पोहा बना लिया था। वो माधुरी को देखकर बोली, मिस्टर सरकार तो नहीं आने वाले ना? माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, सरकार तो 1 घंटे पहले निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए। आप जिस कमरे में थे उसी कमरे से निकलकर वो सीधे रेडी होकर यहाँ से निकल गए। आईना राहत के साथ लेकर बोली, अच्छी बात है। बोलकर उसने एक प्लेट में पोहा निकाला और तुरंत बाहर डाइनिंग टेबल पर चली आई। पर्व ने उसे देखकर बोला, ये आपने बनाया है? आईना उसके पास बैठकर बोली, बिल्कुल बच्चा, मैंने बनाया और मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। बोलकर आईना खुद अपने हाथ से पर्व को खिलाने लगी थी। माधुरी बाहर आकर खुद से बोली, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, बिल्कुल माँ बेटे जैसे। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। इधर पर्व खाते हुए बोला, आईना आंटी, आप मुझे डेली ऐसा खाना बनाकर खिलाओगी प्लीज? आईना उसे देखते हुए बोली, ओके नो प्रॉब्लम, आपको मिर्ची तो नहीं लग रही ना? पर्व जल्दी से बोला, हल्की हल्की। आईना गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, हल्की हल्की लग रही है, इसके बाद आप दूध पी लेना और उसके बाद स्कूल। पर्व अचानक से बोला, आईना आंटी आप यहीं पर रह जाओ ना, आप मेरी मम्मा बन जाओ। ये सुनते ही आईना कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। वही माधुरी हैरानी से कभी आईना को तो कभी पर्व को देख रही थी। पर्व जो कि काफी एक्साइटेड था इस बात को लेकर कि अगर आईना उसकी मम्मा बन जाएगी तो वो उसे पूर्वांश से भी बचा लेगी और वो उसे अच्छा अच्छा खाना देगी, उसके साथ रहेगी हमेशा। पर्व एक छोटा बच्चा था, उसके मन में लालच था माँ के प्यार का, जो आईना उसे दे रही थी तो ठीक भी तो था। आईना उसकी खुद की माँ ही थी। आईना को शांत देखकर पर्व उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ? आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानी ना? आप भी मुझे चुप रहने के लिए तो नहीं बोलोगी ना? अगर आपने बोला तो मैं आपको भी। आईना बीच में बोली, किसने बोला कि मुझे पर्व की बातों का बुरा लगेगा? पर्व तो इतना अच्छा है कि उसकी आईना आंटी को उसकी बातों का बुरा कभी लग ही नहीं सकता। पर्व मुस्कुराते हुए बोला, सच में? तो फिर मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? आईना धीरे से बोली, क्या बोला तुमने? पर्व मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, मैंने आपको मॉम बोला। आईना कुछ बोल पाती कि तभी माधुरी वहां पर आकर बोली, पर्व बेटा, ऐसे किसी को भी मॉम नहीं बोलते, मतलब आईना आंटी को अच्छा लगे या ना।
तभी आयना पर्व का हाथ पकड़कर बोली, बुला सकते हो आप मुझे एक बार फिर बुलाना प्लीज। पर्व उसे देखते हुए बोला, मॉम। ये सुनते ही आयना की आंखें एकदम से नम हो चुकी थी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, ओके अभी आप दूध पियो और फिर स्कूल जाना है। माधुरी जी आप इसे स्कूल छोड़ देना। बोलते हुए उसने एक नज़र माधुरी को देखा पर कुछ बोली नहीं, क्योंकि माधुरी की आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। थोड़ी देर बाद माधुरी पर्व को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। उनके जाते ही आयना ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, मेरा बेटा, मुझे मॉम बुला रहा है, मेरा बच्चा। बोलते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पता नहीं क्यों उसका रोना निकल रहा था और वो यहाँ पर रोना नहीं चाहती थी। कुछ पल खुद को कंट्रोल करने के बाद आयना तुरंत वहां से निकल गई। वो जैसे ही अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में पहुंची, विप्लव उसके पास आकर बोला, फाइनली आप आ गई, टेंशन हो रही थी। आयना उसे देखकर बोली, रिलैक्स बिल्कुल, तुम्हें पता है पर्व ने मुझे मॉम कहकर बुलाया। विप्लव धीरे से बोला, व्हाट, आपके बेटे ने आपको मॉम बोला? एक मिनट, अपने पर्व को सब कुछ बता दिया क्या? कैसे रिएक्ट कर रहा था वो? कोई सवाल तो नहीं? आयना बीच में बोली, कुछ बताया नहीं मैंने उसे, उसने बस खुद से ही मुझे मॉम बोला। उसने कहा कि वो मुझे मॉम बोलना चाहता है। मेरा बच्चे ने पहले से ही मुझे एक्सेप्ट कर चुका है। वो चाहता है कि मैं उसकी मॉम बनूं तो मैं हूं। आई वॉन्ट माई बेबी। ये बोलकर वो सोफे पर बैठ गई। विप्लव उसके पास बैठकर बोला, जब आपका बच्चा आपको माँ का कह पुकार रहा है तो बहुत जल्द वो आपके पास होगा। आयना कुछ पल रुककर बोली, यही तो चाहती हूँ मैं। बोलकर उसने टीवी ऑन कर दिया। वो वापस विप्लव को देखकर कुछ बोलने को हुई कि तभी उसने विप्लव के एक्सप्रेशन गौर से नोटिस किए जो टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। आयना ने मुड़कर एकदम से टीवी स्क्रीन की तरफ देखा और देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। टीवी स्क्रीन पर उसकी और पूर्वांश की एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही थी और न्यूज़ की हेडलाइन थी कि क्या एशिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल ओनर पूर्वांश सरकार और आयना ब्यूटी की मालकिन आयना कपूर के बीच चल रहा है अफेयर। इसी न्यूज़ के साथ उसकी और पूर्वांश की कुछ तस्वीरें थी, कुछ पूर्वांश के ऑफिस की, कुछ आयना के उसके घर में जाने की, यानी कि सरकार विला में जाने की, और अब तक उनकी जितनी भी मुलाकात हुई थी कहीं ना कहीं की कुछ तस्वीरें थी। विप्लव धीरे से बोला, ये सब कुछ साजिश है। ये सुनते ही आयना ने एकदम से उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में कई तरीके के सवाल थे, वो सही से सोच भी नहीं पा रही थी। विप्लव खड़ा होकर बोला, कल रात पूर्वांश सरकार आपके साथ था और अगले दिन इतनी बड़ी न्यूज़। मैडम पूर्वांश सरकार ने आपको फंसाया है, इज्जत का तमाशा बना रहा है। आयना धीरे से बोली, ब्लडी हेल। बोलकर एकदम से खड़ी हुई, अपना फोन लेकर तुरंत वहां से निकल गई। उसे सबसे पहले यह न्यूज़ हटवानी थी किसी भी कीमत पर। वही दूसरी तरफ बिरला हाउस में भी यही न्यूज़ चल रही थी। मोहिनी तंज करते हुए बोली, देख लिया रिवाज, जिस लड़की के पीछे तुम पागलों की तरह पड़े हुए हो वो लड़की किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है, या कहूँ कि किसी और को अपनी जाल में फंसा रही है। बोलते हुए मोहिनी ने रिवाज को देखा, जो कि टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी अभिषेक मोहिनी को देखकर बोला, मोहिनी तुम थोड़ा शांत रहोगी? तुम्हें पता है ना कि न्यूज़ वाले कैसी अफवाह फैलाते रहते हैं। मोहिनी खड़ी होकर बोली, कमाल करते हैं अभिषेक आप भी। आप जानते हैं ना कि आग वहीं पर लगती है जहां पर चिंगारी हो। प्रियंका मेरे साथ चलो। बोलकर वहां से चली गई। इधर प्रियंका ने एक नज़र रिवाज को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराए और तुरंत मोहिनी के पीछे चली गई। रिवाज धीरे से बोला, डैड, ये पूर्वांश सरकार है कौन? अभिषेक उसे देखकर बोले, जैसा कि न्यूज़ में दिख रहा है, एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक है। रिवाज अचानक से बोला, ये वही जगह है ना जहां पर आयना पहले काम करती थी शादी से पहले? अभिषेक कुछ पल रुक कर बोले, हाँ वही फार्मास्यूटिकल है। आयना वहीं पर काम करती थी और उसने काम छोड़ भी दिया था, बस छोड़ने की वजह किसी को नहीं पता। रिवाज एकदम से बोला, डैड ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुत्थी बहुत पुराने वक्त से उलझी पड़ी है? अभिषेक खड़े होकर बोले, रिवाज तुम्हें जो भी लग रहा है एक बार अच्छे से देख लेना। मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई भी प्रॉब्लम हो। 5 साल से ऊपर का वक्त निकल चुका है। मैं मेरे बेटे को एक ही जगह पर रखे हुए और नहीं देख सकता। बोलकर वो वहां से चले गए। रिवाज ने एक नज़र अभिषेक को जाते देखा और वापस टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। इधर आयना सीधे हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स के सामने पहुंची। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर गुस्से में गाड़ी से निकलकर वो सीधे अंदर चली आई। सब लोग आयना को और उसके गुस्से को साफ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके सामने आने की कोशिश नहीं की।
इधर आयना सीधे लिफ्ट में गई और वो पूर्वांश के फ्लोर पर पहुंचकर बेधड़क उसके केबिन में चली गई। आयना चिल्लाकर बोली, मिस्टर पूर्वांश सरकार। बोलते हुए उसकी नज़र सीधे सामने पूर्वांश की तरफ चली गई, जो कि आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपना एक पैर टेबल पर चढ़ा रखा था और दूसरा पैर उसके ऊपर था। आयना उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, हाउ डेयर यू, समझते क्या तुम खुद को? ऐसे तो तुम्हें अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, यहाँ पर तुमने अपनी ही नहीं मेरे रेपुटेशन का भी मजाक बनाया है, किस लिए? बोलते हुए उसने गुस्से में उसके टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे घूरने लगी। पूर्वांश बेहद शांत लहजे में बोला, ग्रेट मून फेस, काफ़ी टशन से तुम मेरे ऑफिस तक चली आई, पर क्या फ़ायदा? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी, जब पूर्वांश सरकार किसी चीज़ के लिए अपने आप को भी दांव पर लगा दे तो समझ जानी चाहिए कि उसके लिए वो चीज़ कितनी मायने रखती है। आयना धीरे से बोली, व्हाट द हेल यू मीन? पूर्वांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं अपने आप को दांव पर लगाया है तो मुझसे ज़्यादा दांव पर तो तुम लग गई मून फेस। मुझे तो लोग फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो सवाल खड़े करेंगे। आफ्टर ऑल एक डाइवोर्सी हो तुम। ये सुनते ही आयना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी पूर्वांश ने अपना पैर नीचे किया और वो खड़ा होकर बोला, रिमेंबर तुम मुझे कल बार बार पूछ रही थी कि मैं तुमसे एक रात क्यों मांगी? एक रात का क्या मतलब है? एक रात, सोचो मूनफेस की, आखिर एक आदमी और एक औरत एक रात और क्या कहानी हो सकती है? ये सुनते ही आयना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर वो एक रात का मतलब क्या था। अगर किसी को भी भनक भी लग गई कि वो और पूर्वांश एक रात साथ थे तो बिना किसी बात के यही खबर फैलेगी कि उन दोनों के बीच कुछ है। पूर्वांश पीछे से आकर आयना के कान के पास बोला, मूनफेस, तुम तो फंस गई। यू नो, तुमने सबके सामने थप्पड़ मारा था ना मुझे। पूर्वांश सरकार के ऊपर हाथ उठाया था तुमने तो लो मैं हाथ उठाए बिना तुम्हें थप्पड़ मार दिया, इज्जत के बदले इज्जत। ये सुनते ही आयना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक झटके से उसके दिमाग में कई चीज घूमने लगी। अगले ही पल वो एकदम से मुड़ी और पूर्वांश का कॉलर पकड़कर बोली, आई हेट यू। पूर्वांश उसकी आंखों में देखकर बोला, हु सेड आई डोंट हेट यू? थैंक फॉर